Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you a next short story written by Saadat Hasan Manto. Saadat Hasan Manto was Pakistani writer. He was a good अफसाना नवीस और उसके उर्दू अफसाने का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इससे पहले थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड देखिए। ये एक तारीखी चैप्टर है, ये तारीखी स्टोरी है, ये हिस्टोरिकल स्टोरी है, इसकी एक बैकग्राउंड है। एक्चुअली ये बात कर रहा है जो 1935 में एक्ट पास हुआ था सब कॉन्टिनेंट में, अंग्रेज़ों से पास करवाया था हिंदुस्तानियों ने अपनी बका के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी फेडरेशन के लिए, अपनी हुकूमत के लिए। उसी एक्ट की बात कर रहा है। तो 1935 के एक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। गो कि ये एक तारीखी लेक्चर नहीं है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी। यू विल हैव टू पीप इनटू द सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री। इसको जानना ज़रूरी होगा आपके लिए। हम थोड़ा पीछे चलते हैं, कहाँ से बात शुरू हुई है। एक्चुअली आप देखें, जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पे हमला किया था, उसके बाद जब भी आए हैं वो गैर मुल्की हमलावर ही पाको हिंद में आए हैं। उनके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने यहाँ हमले किए, शहाबुद्दीन गौरी ने हमले किए, ख़ानदान गुलामा यहाँ काबज़ रहा, खिलजी ख़ानदान यहाँ रहा जिसका जासूसी का सिस्टम बड़ा पॉपुलर था, बड़ा स्ट्रॉन्ग था। फिर तुगलक ख़ानदान ने यहाँ हुकूमत की, फिर सैयद ख़ानदान कुछ देर यहाँ हुकूमत करता रहा, फिर लोधी ख़ानदान आखिर में आया। उसके बाद मुग़ल जो पहला बाबर था 1526 में, 1526 में मुग़लों ने यहाँ कदम रखा, वो भी बाहर से आए थे। तो आप देख सकते हैं कि मुग़लों का दौर फिर 1857 तक चला, गो कि वो जैसा भी चला 57 तक चला। लेकिन उससे पहले ही अंग्रेज़ जो है वो जहांगीर के दौर में, अंग्रेज़ जो है वो 1605 में बर्रसगीर में एंटर हो चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में। उन्होंने फिर वहाँ रहा, फिर 1947 तक, हमारी आज़ादी तक, हमारी जिस फ्रीडम तक वो बर्रसगीर पे काबज़ रहे। तो आप देखें इन हिंदुस्तानियों ने थ्रू आउट पूरी अपनी लाइफ में गुलामी ही गुलामी देखी है, गुलामी ही गुलामी देखी है। उसका रिज़ल्ट फिर ये है कि लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा होती है। चूँकि जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई, उसके बाद तहरीकें शुरू हो गई, 1919 की जो तहरीक खिलाफत थी, उसके बाद दूसरी तहरीकें शुरू हो गई। फिर इनको शऊर आ गया कि वी शुड गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ तहरीकें शुरू की। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक जिसे कहते हैं कि एक मीटिंग बुलाई, उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट किए, जिनका हेड जो था वो साइमन था। उससे कहा कि आप एक अपना ये मीटिंग लेकर, अपने लोग लेकर हिंदुस्तान जाएं, उनके मसले बताएं हमें क्या है। वी वांट टू डू सम सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में हम सोशल रिफॉर्म करना चाहते हैं, उनके रियल प्रॉब्लम क्या हैं। तो वो साइमन कमीशन जो था 1927 में हिंदुस्तान आया, उसका बाइकआउट किया गया, क्योंकि देयर वाज नो हिंदुस्तानी, देयर वाज नो इंडियन इन दैट मीटिंग। उस मीटिंग में उन लोगों में कोई इंडियन नहीं था। सो ही वाज बाइकआउटेड बैडली। वो रिजेक्ट होकर वापस चला गया। फिर बर्रसगीर वालों ने, इंडिया वालों ने अपना एक अजलास बुलाया, उसके अंदर एक कोर कमेटी रखी। उस कोर कमेटी के जो हेड कर रहा था वो जवाहर मोतीलाल नेहरू था। उन्होंने फिर अपनी तजावीज़ दी, अपनी सजेशन दिए कुछ। वो सजेशन जो कि तारीख़ में 1928 को नेहरू रिपोर्ट के नाम से शाया हुई। इट वाज टोटली अगेंस्ट द मुस्लिम। तो वो चूँकि वो मानते नहीं थे, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में 2 जमातें हैं, अंग्रेज़ और कांग्रेस। लेकिन क़ायद आज़म कहते थे नहीं, एक तीसरी भी है, दैट इज़ मुस्लिम लीग। तो फिर क़ायद आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किए 1929 में, वो भी आ गए। अब इनकी रोशनी में, चूँकि ये क़ायद आज़म ने पेश किए थे, वो नेहरू ने पेश किए थे, दोनों का क्लैश था, दोनों की बात बनी। फिर उन्होंने लंदन में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस रखी 1930 में, फिर 31 में दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस रखी, फिर 32 में तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस रखी। इन सारों को, यानी साइमन कमीशन, जवाहर नेहरू रिपोर्ट, क़ायद आज़म के 14 नुकात, गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस मिला के एक मिक्सचर बना के ना एक रिफॉर्म पेश की गई, और वो 1935 में पेश की गई थी। इसलिए उसका नाम रखा एक्ट 1935। वो काफ़ी लंबा चौड़ा था, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना, जो इसका इतलाक़ है, वो 37 में होगा, 1 अप्रैल
1937 में, यानी 1937 1 अप्रैल को इसका इतलाक़ होगा और उस वक्त तक ये 2 साल तक ये जिसे कहते हैं कि नाफज नहीं किया जाएगा। ये था लॉ कानून। उसके पीछे उसमें है क्या था, जो आपके काम की बात है वो ये था कि हिंदुस्तान को फेडरेशन बनाया जाए, यानी हमें अपनी अपनी हुकूमत हो, अपने लोग हम सेलेक्ट करें, अपने लोग होंगे, अपने जो उनसे हमें जॉब्स मिलेंगी, अपने हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तो हम अंग्रेज़ों से आगे जाके जो ना हाथ नहीं फैला सकते। यही उसका मकसद था कि हमें आज़ादी मिलेगी, हम अपने लोगों में उठे बैठेंगे, अपने लोग हमें जॉब्स देंगे और ये आपको वहाँ बात नज़र भी आएगी। ये सारा कुछ लोगों के जहन में था। क्या जहन में था कि 1935 का एक्ट पास हो गया है। अब जो बात शुरू हो रही है, अब ये लोग चाहते थे, ऐसा ये करैक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम है मंगू टांगेवाला। उसको उस्ताद कहा गया है। तो अभी स्टोरी शुरू नहीं हुई, बैकग्राउंड चल रहा है। तो मंगू टांगेवाला जो था वो उसको उस्ताद इसलिए कहते थे कि वो अनपढ़ था। ही डिड नॉट सी इवन द गेट ऑफ द स्कूल एट ऑल। लेकिन वो बातों का इतना एक्सपर्ट था, ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्ड्स, कि अपने जो इसलिए उसको उस्ताद कहते हैं। टांगे वाले अड्डे पे जब बैठता था, अपना गिर्द एक रिंग बना लेता था, घेरा बना लेता था, गिल्ड बना लेता था, लोगों को काबू कर लेता था बातों बातों में। और वो खाकी टर्बन पहनता था, हाथ में विप रखता था, छांटा जिसे कहते हैं, छड़ी कहते हैं, टू ड्राइव द हॉर्स, घोड़े को हाँकने के लिए। घोड़ा भी यहाँ सिंबल है, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ अभी मैं आपको। ये उस टांगे वाले का है। उसके जहन में भी था, उसने भी सुना हुआ था कि एक्ट पास हो गया है, इतना सुना था बस। अब जब स्टोरी शुरू होती है तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि टांगे वाला जो है वो टांगा लेके जा रहा है, लाहौर की बात है, लाहौर शहर की बात कर रहा है। उसका रूट जो बताया गया वही बताया गया है, क्योंकि देखें टांगा जो है ना लाहौर में बहुत पुराना है। टांगे का रूट यही होता था, कचहरी से लेके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके, या दादा दरबार से लेके, पाटी लुहारी से लेकर तो आगे जो नारकली, आगे मार रोड और आगे जो था फिर वो स्टेशन की तरफ जाता था। यही रूट है उसका। तो उस वक्त टांगे वैसे पूरे लाहौर में फिरते थे। तो इसी एक टांगे वाले की गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। टांगे वाला एज अ सिंबल यूज़ किया उसने, चूँकि एक कमज़ोर है, एक वीक पर्सन है, अनपढ़ बंदा है, लेकिन वो क्या जानता है। वो कह रहा है, अपनी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, कह रहा है एक दिन मैं अपना टांगा लेके जा रहा था, मेरे पीछे मेरी सीट पे 2 सवारियाँ बैठी, देयर वर 2 फेयर्स ऑन माई टांगा। फेयर कहते हैं सवारी को, पैसेंजर भी सवारी को कहते हैं। FARE फेयर सवारी भी कहते हैं, FARE फेयर किराए को भी कहते हैं। एक FAIR फेयर होता है, उसका मतलब होता है जायज़, ठीक, दुरुस्त, करेक्ट, राइट। एक फेयर मेला भी होता है, यही उसके स्पेलिंग होते हैं। तो कह रहा है मेरे पीछे 2 सवारियाँ बैठी थी, वो बातें कर रही थी किसी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मेरे जहन ने क्लिक किया, क्योंकि ये गेस करने में बड़ा माहिर है, फ़ौरन बात को भांप लेता है। ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन हिज जजमेंट बड़ी कर लेता है, इसलिए तो इसको उस्ताद कहा गया है। इसने हिसाब लगाया कि ये कोई बात कर रहे हैं फ्रीडम की, आज़ादी की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि ये भी पिसा हुआ था। मैंने बताया ना कि सदियों से लोग जो बर्रे सगीर के हैं, लोग जो इंडिया के हैं, वो ग़ुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, पिसे हुए थे। जो भी आता था इनको अपना ग़ुलाम बना के इनको यूज़ करता था और चला जाता था, और इनको लूट मार करता था, चला जाता था। अब ये चाहते थे, इनमें शऊर आ गया था कि हम ऐसी हमारी ज़िंदगी हो जाए कि हम लोग भी आज़ादी का सांस ले सकें। तो इसलिए इसको गुस्सा था कि इसकी एक दफ़ा एक अंग्रेज़ जो था, एक जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश के साथ इसकी एक मुठभेड़ हो गई थी। एक ब्रिटिश के साथ इसकी क्वार्रल हो गई थी, लड़ाई हो गई थी टांगे पे बैठने के लिए। इसने चार्ज किए ज़्यादा पैसे या कम किए, तो उसने इसकी पिटाई कर दी थी। ये चुप करके मार खा के बेइज्जती करा के, जिसे कहते ना कि पॉकेट इंसल्ट, उसने अपनी बेइज्जती करा के चुप कर गया। उसको पता था कि ये लॉ मेरे अगेंस्ट है, ये लॉ इनका है, ब्रिटिश का, मेरा लॉ नहीं है ये। अब ये सोच रहा था कि ऐसा लॉ आएगा कि मैं अब मार नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट बी बीटन फर्दर फ्रॉम द ब्रिटिश। अब मैं पिटा नहीं जाऊंगा। आई विल बी फ्री सून, मैं जल्दी आज़ाद हो जाऊंगा। कब? 1 अप्रैल 1937 की बात कर रहा है ये। अभी 37 आई नहीं है, अभी 1 अप्रैल आई नहीं है, तो उसी की बात कर रहा है कि जब आएगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। फिर दूसरी बात कह रहा है कि मैं दूसरी सवारियां लेके जा रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, मेरे पीछे 2 बैठे थे, दैट वर बैरिस्टर, वो वकील थे, वो बातें कर रहे थे। वो कह रहा है कि ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश में बातें कर रहे थे, लेकिन मैं समझ गया अंदर की बात। वो कह रहे थे यार ये कानून बदलना नहीं चाहिए, जो है वो ठीक है। देखिए कंट्राडिक्शन नज़र आ रही हमें।
वकील कह रहा है नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक ही कानून किसी को फ़ायदा पहुंचाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम ग़ुलामी को पसंद करते तो इसलिए हमने ये कानून रखा हुआ है, अगर हम ग़ुलामी को नापसंद करते तो हमने ये कानून रखा क्यों हुआ है। देखिए उस वक्त की बात है, वो तो अंग्रेज़ था, उसने हमें काबू करने के लिए, जिसे कहते हैं हमें नकेल डालने के लिए, हमें हाल्टर डालने के लिए, हमें ब्राइडल डालने के लिए ये लॉ बनाया था। और जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम है, अब वो चला गया, अब तो वो नहीं हमारे ऊपर, अब हमने क्यों नहीं बदला। यहाँ भी एक नुक्ता निकलता है, वो कह रहा था कि वो बातें कर रहे थे कि ये कानून ठीक है, इसलिए ठीक है कि एक मर्डर या एक झगड़ा, एक लड़ाई के पीछे जो है वो पुलिस, अदालतें और वकील, 3 लोग पलते हैं, उसी के पीछे फिर केस शुरू होते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा था ये लॉ। तो वो कह रहा है, बातें कर रहे थे कि इसको बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, और ये क्या चाह रहा है कि बदल जाए। एक ही कानून को 2 आदमी नापसंद कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है उनको मैंने उतारा, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे 3 स्टूडेंट मिले, उनको मैंने बैठा लिया, वो भी बातें कर रहे थे। क्या बातें कर, वो कह रहे थे यार हमारी जब अपनी गवर्नमेंट होगी, हमें जॉब्स मिल जाएंगी, हमें आज़ादी मिल जाएगी, हम आ जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं, मर्ज़ी के कपड़े पहन सकते हैं, मर्ज़ी की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, मर्ज़ी के स्कूल में जा सकते हैं, हमें किसी हिंदू की ग़ुलामी नहीं करनी पड़ेगी, तो या किसी अंग्रेज़ की ग़ुलामी नहीं करना पड़े। वो भी ऐसा सोचते हैं। ये बड़ा खुश हुआ, इसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें आज़ादी मिल जाए। अब इस सारे जो सारी बातें इसके जहन में आ गई हैं और बहुत खुश जा रहा है ये। पहले ये घोड़े को मारता था ना, उसको अब्यूजिंग करता था, डांटता था, चलो ये चलता क्यों नहीं, स्लो है, उसको वाइप मारता था, स्टिक मारता था। अब घोड़े को कह रहा है माई सन, और उसको जो है वो वाइप भी नहीं मारता, छांटा भी नहीं मारता, इसलिए उसके अंदर का हाल बाहर आ रहा है। फिर उसका एक दोस्त वो जा रहा है, सवारियाँ उतार के, स्टूडेंट को उसने उतारा है, अनारकली पहुँच गया वो। वहाँ उसके एक दोस्त है जिसका जिक्र किया गया, नाम लिखा मैंने दीनू की वहाँ स्वीट मीट शॉप है, वेंडर है वो, लस्सी है वहाँ, दही है वहाँ, ये चीज़ें मिलती हैं वहाँ से। वहाँ जाके इसने लस्सी का गिलास पिया है। ये भी शो करता है कि नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ गोइंग टूवर्ड द फ्रीडम की तरफ जा रहा था, वो बहुत खुश था। फिर लस्सी का गिलास पी के अपने टांगे वाले अड्डे पे जाता है, वहाँ जाके देखता है कोई भी नहीं है, अपनी जो खाकी टर्बन है वो उतार के नीचे रखता है, अपना जो वाइप है छांटा वो बगल में रखता है और बैठ जाता है, आवाज़ देता है, हेलो किधर हो सारे भाई, यूँ खुशी से आवाज़ देता है जैसे इसको कोई गिफ्ट मिल गया हो, जैसे इसको कोई ख़जाना मिल गया हो। तो वहाँ इसका एक दोस्त आता है, चला, उसका नाम लिखा मैंने नथु, चूँकि ये इसके दोस्त भी ऐसे हैं। नथु टांगे वाला, ये थोड़ा गंजा है, इसके सर पे बाल नहीं है, इसने अपनी पगड़ी जो है अपनी बगल के नीचे रखी हुई है, अंडर हिज आर्म पिट के नीचे पगड़ी रखी हुई है, हाथ में छांटा पकड़ा हुआ है, वेप पकड़ा हुआ है। वो आता है, क्या बात है, कहता है हम आज़ाद होने वाले हैं, डोंट वरी, वी विल बी फ्री सून, वी विल नॉट बी बीटन बाय अ ब्रिटिश, हम ब्रिटिश से पीटे नहीं जाएंगे, हम आज़ाद होंगे। तो वो कह रहा है बहुत खुशी की बात है। जब ये बातें करता है तो इसी तरह कह रहा है, इसी चक्कर में ना वो दिन पूरे हो जाते हैं। कहता है एट लास्ट द 31 days ऑफ मार्च केम टू एन एंड, आखिर कहता है मार्च के 31 दिन ख़त्म हो जाते हैं और अगले दिन 1 अप्रैल होती है। और आप ये भी याद रखें 1 अप्रैल को जिसे कहते हैं ना फूल डे भी मनाया जाता है, और ऐसा ही यहाँ होगा इसके साथ भी। इसलिए होगा, वो अगले दिन मॉर्निंग में उठता है, उसने अपने घोड़े के लिए हार्नस तो उसके पास पहले ही थे, उसने हार्नस और कुछ ब्रास और कुछ चीज़ें जो था ना वो ये चौधरी खुदा बख्श से ख़रीदी थी अपने घोड़े के लिए, वो पहले से ख़रीदी थी उसने ये। तो अब उसने अपने घोड़े के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की खुशी में ना अपने घोड़े के लिए एक प्लूम ख़रीदा है। प्लूम कहते हैं जो उसके सर के ऊपर लगाया जाता है, फूल कह लें आप, पर कह लें आप, सर के ऊपर होता है एक फूल बना हुआ, पर का बना होता है या एक आर्टिफिशियल होता है, रियल तो नहीं होता वो अपने घोड़े के लिए ख़रीदा है। उसका ख्याल था जब मैं 1 अप्रैल को बाहर निकलूँगा तो गलियां बाज़ार जो है सजे होंगे, झंडियाँ लगी होंगी, रोड जो है वो सोने पीतल की बन जाएंगी, और जो दरख्तों पे सब्ज़ा होगा, हर तरफ हरियाली होगी। लेकिन 1 अप्रैल को बाहर निकला वो, सूरज भी आम सूरजों की तरह निकला, सड़कें भी वैसी ब्लैक थीं, दुकानें बंद थीं, उनके ऊपर बोर्ड लगे हुए थे, 9 बजे दुकानें खुली। इसने देखा दुकानें खुली लेकिन वो नॉर्मल थी, उसमें इसको कुछ चेंज नज़र नहीं आई। फिर ये कह रहा था शायद इन लोगों को अभी शोर ना आया हो। इसको एक सवारी मिली और वो कहाँ जा रही थी, कैंट जाना था, उसने स्टेशन कैंट जाना था, सवारी को इसने बिठाया। इसका ख्याल था वहाँ कैंट जाऊँगा, शायद वहाँ लोग में अवेयरनेस आ गई हो, शायद वहाँ के लोग जो है ये दिन बड़ी शौक़ से मनाएं। वहाँ गया, वहाँ भी इसको कुछ नज़र ना आया ऐसा।
उससे इसने मनी चार्ज की, उतनी ही मनी जितनी पहले लेता था। ये सोच रहा था कि क्या चेंज आई है, मेरा घोड़ा भी वही है, मेरा टांगा भी वही है, सड़कें भी वही हैं, बोर्ड भी वही हैं, लोग भी वही हैं, कल भी ये लैंप पोस्ट यहाँ खड़ा था, बिजली का खंभा आज भी खड़ा है, आज भी कैंट वही है, आज भी कैंट वैसा ही है। जब ये वापस आ रहा था सवारी छोड़ के, इसके दिल में था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, यानी हम आज़ाद हो चुके हैं। ये बात याद रखें, इसके दिल में ये बात थी कि हम आज़ाद हैं, अब हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसने अपने ऊपर पहले से वारद कर लिया था, क्योंकि ये जिसे कहते ना कि ये असल में ना रिज़ल्ट पहले ही देखने का ख्वाह था। कहता कि रिज़ल्ट जो ना फौरी निकला है, जिस तरह एक बिजली का बटन होता है ना, बटन दबाएं तो लाइट चल गई। ये कह रहा था आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है नाफिज हुआ है, आज उसका जो है वो, तो आज ही मुझे उसका रिज़ल्ट मिल जाए। बल्कि उसके बारे में एक सेंटेंस लिखा है आपकी बुक में, बड़ा खूबसूरत है। उसने बुक में लिखा, जब उसका फर्स्ट बेटा पैदा होने वाला था ना, पहला बेटा, तो वो गया हॉस्पिटल में उसको लेकर या जहाँ भी गया, तो लिखा है व्हेन ही वाज गोइंग टू गेट हिज फर्स्ट चाइल्ड, तो क्या था, ही हैड बीन अनएबल टू सिट स्टिल, वो चैन से नहीं बैठ रहा था। क्यों नहीं चैन से बैठ रहा था? ही वॉन्टेड टू सी द चाइल्ड इवन बिफोर इट वॉज बॉर्न। वो कह रहा था पैदा होने से पहले ही मुझे पता, मैं अपने बच्चे को देख लूँ। इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही कुछ इसका ख्याल यहाँ दिखाया गया है। तो अब ये जा रहा है, वापस आ रहा है सवारी को छोड़कर कैंट से। इसको एक पोल पोस्ट के पास, एक इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली का खंभा, उसके पास एक अंग्रेज़ खड़ा नज़र आया, ब्रिटिश खड़ा नज़र आया। और ये मैं बताऊँ आपको कि ये अंग्रेज़ों से नफ़रत करता था। उसकी नफ़रत की वजह यही है कि हम ग़ुलामी में हैं, और उस नफ़रत की वजह से उनको ये मंकी कहता है, कभी उनको बुरे बुरे नामों से पुकारता है, कभी उनको जो है ना वो एक यूँ कहते हैं कि कहता है कि ये लोग जो है ना सक हैं, बग हैं, ये हमारा खून चूस गए ये लोग। बल्कि उसने वर्ड यूज़ किया है, दिस एक्ट विल डिस्ट्रॉय दीज बग्स हु सक द ब्लड्स ऑफ पुअर। कहता है ये जो कानून आ रहा है ना, इनका जो हमारा ब्लड चूस रहे हैं, इनको ये ख़त्म कर देगा कानून। अब ये वापस आ रहा है तो इसको अंग्रेज़ नज़र आया खड़ा पोल के पास। अब इसके दिल में देखें, याद रखें, ये आज़ादी है कि मैं आज़ाद हो गया, अब मुझे ये कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वो अंग्रेज़ इसने पहचान लिया। इससे पहले जो मार पड़ी थी इसी अंग्रेज़ से पड़ी थी। इसको ओवर चार्जिंग थी या कोई और वजह थी, कोई बदतमीज़ी थी। लेकिन अब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था। अब ये उसके पास जाकर रुका है, बड़े नखरे के साथ, बड़ा एक स्टायर दिखाया गया यहाँ, बड़े नखरे के साथ जाकर कहता है, साहब बहादुर किधर जाओगे? अब इसका टोन बदल गई है, अंदाज बदल गया है। उसने कहा था डांसिंग बाज़ार, गर्ल्स डांसिंग बाज़ार जाना मैंने। उसने कहा ठीक है बैठ जाए, 5 रुपये होंगे, 5 रुपये किराया होगा। 5 रुपये उस दौर में पॉसिबल ही नहीं था। आना 2 आने हो गए, 4 आने होंगे, इससे ज़्यादा सवाल ही पैदा नहीं होता। आना 2 आने से ज़्यादा नहीं, 5 रुपये इसने बहुत ज़्यादा डिमांड की है। 5 रुपये का तो छोटा बकरा आ जाता था उस वक्त, जिसकी बात कर रहा है ये। तो अब उसने कहा क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, 5 रुपये? उसने कहा मेरी मर्ज़ी, ले नहीं तो ना सही। उसके साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ। अब उसने हाथ उठाया तो इसने पहले ही एक जो था ना फिस्ट, ही क्लिच्ड हिज फिस्ट ऑन हिज चिन, उसकी चिन पे इसने मुक्का मार दिया, वो नीचे गिर गया। 2 पुलिस वाले आ गए, इसको पकड़ लिया। ही वॉज अरेस्टेड एंड टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाया गया उसको। वहाँ जाके ये कह रहा था कि इंडिपेंडेंट डे, आई न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम फ्री नाउ, यू कैन नॉट अरेस्ट मी, आप मुझे पकड़ नहीं सकते, आज़ाद है हम लोग, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? ऐसी बातें ये कर रहा था। लेकिन उन्होंने कहा था क्या बातें कर रहे हो, देयर इज़ नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेम एज इट वॉज बिफोर। कोई चेंज नहीं, आप किस चक्कर में हो, आप यहाँ कुछ आपको नहीं मिलने वाला। तो अब ये आखिरी जो उसने सेंटेंस लिखा है ना, वो लिखा है कि शी वाज देन दे लॉक्ड हिम अप, उसको उन्होंने लॉक में बंद कर दिया। अब यहाँ कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब मुझे आप बताएं इस कहानी का हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है। देखें, टांगे वाले के जो हॉर्स है ना, ये एक सिंबल यूज़ किया उसने। देखें, ये जो अंग्रेज़ थे हमें यहाँ यूज़ करते थे, बल्कि आप देखें आज़ाद होने के बावजूद भी हम आज़ाद नहीं थे। ये जो उनको कह रहा था ना, उनको ये कह रहा था, मंकी कह रहा था, बग्स कह रहा था, उनको वर्ड से याद कर रहा है। इसकी एक वजह है, एक नॉवल आपने पढ़ा था E.M. फॉस्टर का, अ पैसेज टू इंडिया। उसके ऊपर यह है कि जब अंग्रेज़ बड़े स्कीम में आए थे, इनकी अलग से कॉलोनीज़ थी, अलग से रिहाइशें थीं, इनकी रिहाइशों में किसी को जाने की इजाज़त ना थी। ये तो उस वक्त की बात है। आज भी देखें, अरामको कंपनी जो सऊदी अरब में है, उसी इनकी है ना,
ब्रिटिश इनकी है, अमेरिकन की है, उस कॉलोनी में कोई जाए, इवन कि कोई सऊदी अरब वाला भी नहीं जा सकता इनकी इजाज़त के बगैर। तो यहाँ तो बहुत देर की हम बात कर रहे हैं, ये तो पहले ही गुलाम थे बेचारे। तो इन्होंने अपनी कॉलोनियों के बाहर लिख के लगाया हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब दाएं ये उसको डॉग क्यों ना कहे, ये उसको बग्स क्यों ना कहे, ये उसको मंकी क्यों ना कहे, वाइट मंकी कह रहा था। अब वो कह रहा है कि ये जो मुझे पकड़ लिया गया है, बात तो यहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके पीछे यही एक गुलामी छुपी हुई है कि नस्ल दर नस्ल हम गुलाम आ रहे हैं। और कानून भी हमने आज भी देखें, पाकिस्तान में वही लॉ है, वही कानून है, वही तरीका है, हमने नहीं बदला, चूँकि हम पसंद करते हैं। दूसरा, इसमें कंट्राडिक्शन नज़र आ रही हमें। दो बैरिस्टर कह रहे हैं कि कानून यही चाहिए चूँकि उनको ये फ़ायदा देता है, और ये कह रहा है कि बदलना चाहिए चूँकि मुझे फ़ायदा नहीं देता। अब यह इसका जो घोड़ा है या टांगा है वो एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया है। सिंबल इसलिए है कि देखें, घोड़े के ऊपर उसने कहा था मैंने घोड़े के लिए नई प्लूम खरीदी है, उसकी जो ऊपर कलगी होती है, यू फूल कह लें, वो ख़रीदा है। घोड़े के मैंने नए घोड़े के ब्रॉस उसने ख़रीदे थे इस बंदे से, खुदा बख्श से। फिर उसने घोड़े के शूज़ जिसे कहते हैं हॉर्स शू, हूव्स, वो उसने उसके पहने हुए थे, उसकी हार्नेस लगाई हुई थी। तो घोड़ा उसने सजाया हुआ था। किस लिए सजाया हुआ था? कि मुझे कमा के देता है। घोड़े को मिलता कुछ नहीं है, घोड़े को सिर्फ एफर्ट करनी पड़ती है, कमाई तो ये खाता है। तो यही कह रहा है कि ये लोग बाहर से आए हैं, कमाई हम लोग कर रहे हैं, खा ये लोग रहे हैं। और ऐसी अगर हम देखें कि ब्रिटिश दौर में भी इंडिया में 650 से ज़्यादा राजे थे, जो नवाब जिन्हें कहते हैं रियासतों के, वो थे। वो क्या करते थे, वो जो मालिया इकट्ठा करते थे, जो ज़मींदारों से इकट्ठा करते थे, सारे का सारा ब्रिटिश जाता था, उनको भी कुछ नहीं मिलता था, वो खाली चौधरी थे। अब इसी तरह करके वो उनसे वो लोग लेकर फ़ौज में भर्ती करते थे, उनके ज़रिए वो सारे काम लेते थे। तो अब जब इस तरह की गुलामी जब होगी, ये गुलामी ही थी एक तरह की। ये कह रहा है इससे हमें निजात मिल जाएगी। 37 का जो लॉ है, 35 का जो 37 में लागू हुआ था, शायद हमें इससे आज़ादी मिल जाए, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला। फिर इसका थीम क्या हम कह सकते हैं। देखिए थीम इसका लिखा मैंने, चेंज इज़ नॉट एन इलेक्ट्रिक स्विच दैट ब्रिंग्स लाइट विद अ वन पुश। चेंज जो है ना, ये बिजली का स्विच नहीं है जिसको एक दफ़ा पुश करें तो लाइट चल जाएगी, ऐसे नहीं होता। चेंज जो है ये धीरे धीरे आराम से स्लोली आती है। नीचे देखें, इट रिक्वायर्स टाइम टू मीट द चैलेंजेस। ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। उस कहता है लॉफ्टी होप्स एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल कैन नॉट बी फुलफिल्ड इमीडिएटली। ये जो ऐसी ख्वाहिशात होती हैं ना, लॉफ्टी और एक्सपेक्टेशन तवक्कुआत होती हैं, ये इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। जिसे कहते हैं हथेली पे सरसों नहीं जमता। तो अब अ डिक्टेटर डज नॉट वांट टू लूज हिज ग्रिप ऑन द पीपल। ये डिक्टेटर जो होते हैं ना, लोगों पे अपनी ग्रिप मजबूत नहीं करना चाहते। देखें, मैंने आपको कहा था ना, घोड़ा एज ए सिंबल यूज़ हुआ है। क्यों सिंबल यूज़ हुआ है? घोड़ा उसी के लिए कमाता है, लेकिन लगाम इसके हाथ में होती है, उसकी नोज़ में डाली होती है, जिसे हम हाल्टर कहते हैं, नकेल, हाल्टर, ब्राइडल, वो उसके हाथ में होती है। ऐसा ये था कि घोड़ा हम लोग थे, नकेल इनके हाथ में थी, ब्रिटिश के हाथ में थी। हमें यूज़ करते थे, हमारी कमाई को ये खाते थे, बाहर जाती थी। इसी गुलामी से ये निजात चाहता था। ऐसा यहाँ दिखाया गया है कि वो जो डिक्टेटर हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएं, लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं। वो लाख लोगों को सहूलतें दे दें, लाख फैसिलिटेट कर दें, लेकिन जो नकेल है, जो हाल्टर है, वो अपने हाथ में ही रखते हैं। ऐसा यहाँ कुछ नज़र आ रहा है हमें। ऑन द अदर हैंड इंपीरियलिज्म दिखाया गया यहाँ, और फिर होप दिखाई गई, उम्मीद उसको है कि कभी ना कभी चेंज आ जाएगी। फ्रीडम का वो ख़्वाह था, ये जो चेंज चाहता था, वो एरोगेंस जो उसके साथ जुल्म हो रहे थे उससे बचना चाहता था वो। एंड ऑप्टिमिज्म आर द थीम ऑफ द स्टोरी। अगर हम स्टोरी को सारी को जायज़ा लें तो ये थीम हमें इसमें से मिलते हैं। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।